हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि और सिंचाई। ठीक है, जैसे कि आपने देखा तो मूर्तिकला के बारे में तुम लोग को बता दिया है। तो चलो अब कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ लेते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां, चोल जो थी उसकी बहुत सारी उपलब्धियां थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कर लिए थे। तो कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। किससे हुई? वो कृषि के माध्यम से। जब वो कृषि करने लगे, कृषि के माध्यम से ही वो जो है उपलब्धियां और भी ज़्यादा करने लगे। जैसे कृषि करके अनाजों को बेचना, कृषि करते थे तो जो मजदूर होते थे वो उसमें काम करते थे खेतों में, तो उनको पैसा मिलता था। तो इस तरह से होने लगा। वो जो है बहुत सारी उपलब्धियां इसी तरह से करने लगे, धन भी अर्जित करे। तो चलो इसमें देखते हैं तो क्या हुआ। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है। कहाँ? किससे? कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले क्या होती है, उसमें बहुत सारी नदियाँ जो है छोटी छोटी, उसमें जो है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये शाखाएं बार बार पानी उलझती है, यानी कि उछलता है ना, तो वो जो उलझती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। क्या होती है? जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी कहाँ से? नदियों से ही आती है, हमें तो मालूम है। तो नदी के जो जैसे पानी सूख जाता है, फिर तो जो मिट्टी छोड़ा हुआ रहता है ना, लाया हुआ जो अपशाद होता है पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा, तो वो जो है वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वही जो है उपजाऊ मिट्टी बन जाता है फिर। ठीक है, वो जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, बहुत ज़्यादा। तो शाखाओं का पानी कृषि विशेषताएं, जैसे कि चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। यानी कि सब जो चावल के लिए जो है, आपको पता है कि चावल के धान की जो खेती करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पानी की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब चावल बनाते हैं तो देखते उसको डबल जो है पानी भी डालना पड़ता है, तो क्योंकि चावल में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। धान की कृषि करने के लिए जो है बहुत पानी चाहिए। तो जो गीली मिट्टी, जब वो जो मिट्टी जो गीली रहती है, जो नदियों के द्वारा लाया होता है, तो क्या करता है, पानी की नमी पहुँचाने में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। ठीक है, आर्द्रता पहुँचाता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले की विकसित हो चुकी थी। कृषि जो है तमिलनाडु में पहले भी हो चुकी थी, पर 5वां या 6ठी शताब्दी में, 5वीं बोल रहे हैं, 6ठी शताब्दी में, सदी में क्या हुआ, सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। 5वीं या 6ठी शताब्दी में आते आते क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा मतलब बड़े पैमाने पर जो है खेती होने लगी, बहुत सारे लोग करने लगे। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था, और कुछ इलाकों में जो है जमीन को समतल किया जाता था। ठीक है, मतलब कुछ इलाकों में जंगलों को साफ कर दिया कृषि करने के लिए, और कुछ जगह जो है जमीन जो था ऊबड़ खाबड़ होता था, तो उसको समतल किया, यानी खेती करने के लिए उसको समतल बनाया था। ठीक है, और डेल्टा क्षेत्रों में, जैसे कि नदी वाला क्षेत्र होता है ना, डेल्टा वाला जो पहाड़ियों पे भी, पहाड़ियों के इलाकों पे होता है, तो उन क्षेत्रों में जो है बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया, तटबंध बनाए। यानी कि तटबंध होता है जैसे कि नदी का बहाव इधर, जैसे कि नदी का बांध बोलते हैं, बांध जिसको बोलते हैं, नदी के दोनों साइड जो होता है ना, किनारा जो होता है, और वो कमजोर होगा, पतला होगा, तो क्या होगा, टूटने की संभावना ज़्यादा है, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो वो क्या करते हैं, नदी का जो बांध है, तट है, उसको जो है वहाँ पे एक तटबंध बना देते हैं ना, उसको जो है और मोटा कर देते हैं, और उसको जो अच्छे से बना देते हैं, ताकि जो बाढ़ का पानी है खेतों तक मतलब इस तरह से ना आए, पूरा बह जाए, और जो है पानी को किस तरह से और भी जो है, हाँ, और देखो तटबंध 2 चीज़ों के लिए बनता था, कि एक तो पानी को रोकने के लिए, दूसरा जो है तटबंध बनाकर, जैसे पानी की आवश्यकता होती थी कृषि करने के लिए, तो पानी को नदियों के द्वारा जो है खेतों में भी लाया जाता था। ठीक है, तटबंध बनाए जाते थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए जो है
निर्माण होता था। ठीक है, इस तरह से भी करते थे। और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई क्षेत्रों में क्या होता था, बहुत सारे इलाके तो बहुत सारी जगह पे कृषि होना शुरू हो गया था। तो कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है एक साल में जो है 2-2 बार करने लगे, है ना, बहुत ज़्यादा फसलें उगाने लगी। अभी भी देखो हमारे एक साल में कितने, कभी गेहूं उगाते हैं, फिर धान उगाते हैं, फिर दाल वगैरह उगाई जाती है, फिर मतलब इस तरह से जो है 3-4 फसलें जो है एक साल के अंदर उगाई जाती है। इस तरह से महीनों में बांट रखा है ना। तो इसी तरह से जो है 3 फसलें, 3 से 1 से 2 से ज़्यादा अधिक जो है फसलें उगाई जाने लगी। तो कई जगह पे जो है फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना शुरू कर दिया। कृत्रिम होता है एक मशीनरी रूप से, जैसे कि पद्धति अपनाना, जैसे नई नई पद्धति जो तकनीक आती जाती है उस चीज़ को अपनाना, जैसे कि मशीनों के द्वारा जो है पाइपों के द्वारा जो है कुएं या पंप में लगा करके पानी को मोटरों के द्वारा उसमें पाइप लगा करके खेतों तक पाइप लेके जा करके उसमें सिंचाई करते थे। तो कृत्रिम वही होता है जो मशीनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सिंचाई के लिए जो है कई नई जो है पद्धतियां अपनाई जाने लगी। कुछ इलाकों में जो है कुएं खोदे गए। अब देखो इसे सिंचाई करने के लिए भी कुएं भी खोदने शुरू कर दिए, क्योंकि ये सब जो है कृत्रिम होगा तो ये तो कुएं से ही हो सकता है, कुएं से, या फिर बड़ा बड़ा तालाब हो, या फिर नदी मिल जाए, है ना, या फिर पंप हो, वो मोटर जो होता है, मोटर लगाया जाता है। अब तो खैर जिसके अपनी पर्सनल खेत हो गया है तो वो तो अपने खेतों में ही मोटर लगवा लेते हैं सिंचाई करने के लिए, है ना। तो इस तरह से जो तकनीकी आते गई और भी अच्छी होने लगी। कई सारे कुएं खुदाए गए। कुछ अन्य जगह पे क्या हुआ, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, यानी कि बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा कैसे करें, इकट्ठा करने के लिए क्या किया, जो है बहुत बड़ा सा सरोवर, विशाल सरोवर, नदी, तालाब बोल सकते हैं, तालाब बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चित्र 4 में एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। चित्र 4 यही है हमारा। चित्र 4 को देखें तो, है ना, ये देखो जो मूर्ति है इसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये जो है आपका ये जल है, जो नदी का जो है पानी को वो किया है, तमिलनाडु में है ये। 9वीं शताब्दी में इसे बनाया गया। तमिलनाडु का एक जल द्वार है ये। होज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जो है जरिए नियंत्रण किया जाता था। ये जो आपको बना हुआ है, जैसे कि बहुत तेजी से नदी का पानी कई बार आता है तो बांध आखिर किस लिए, पुल वगैरह आपने कई बार नदी में देखा होगा तो किस लिए बनाते हैं, जो पानी जिस रफ्तार से आ रही होती है, आपने देखा होगा जहाँ पे पहले, अब तो बहुत कम होता है, अभी भी अगर पानी वाले इलाके में जाओगे ज़्यादा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि समंदर का जो पानी होता है बहुत ही उसमें तेज गति से दौड़ती है। वो इतनी तेज गति से किसी को भी तोड़ने का, किसी को भी जान लेने का मतलब जो उसमें क्षमता होती है, इतनी भयंकर होती है बाढ़, है ना। तो उस जो पानी का बहाव है उसको रोकने के लिए, उसको थोड़ा सा धीमा करने के लिए जो है ये सब चीज़ें जो है बनाई जाती है। ठीक है, बनाई गई थी। जल द्वार इसको बोला जाता है। ये जो हौज से नदी की शाखाओं में पानी प्रवाह को इसके जरिए जो है नियंत्रण किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। पानी को भी जो है रोक करके फिर पानी को जमा करते थे, फिर इससे जो है खेत भी सींचे जाते थे। और जल द्वार जो है पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है। ठीक है, एक धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रण और नदियों और नहर में दर प्रवाह को संचालित करता है। ठीक है, ये सब जो है पानी को रोकने के लिए करते हैं, पानी को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। तो सरोवर जो है बनाए गए बहुत सारे जगह पे। क्या हुआ, जब कृत्रिम रूप से सिंचाई करना शुरू कर दिया लोगों ने तो कुएं और जो है पानी तालाब, सरोवर भी बड़े बड़े से बनाना, तालाब वगैरह बनाना शुरू कर दिया जिससे बारिश का पानी जो है इकट्ठा कर सके। तो स्मरण रहे कि याद रखना है कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है। सिंचाई का जो काम होता है ऐसा ही नहीं हो जाता,
है ना। सिंचाई का जो काम है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए एक योजना दिमाग में माइंड सेट करना पड़ता है, किस तरह से कैसे करना है, कैसे यहाँ से वहाँ इतना दूर खेत है तो कैसे करेंगे एडजस्ट। तो उस तरह का जो है एक सिंचाई की एक योजना बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, यानी कि श्रमिक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक जने ही कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, कई सारे श्रमिक चाहिए होता है उसे काम करने के लिए। और फिर जो है संसाधन भी चाहिए, मशीन चाहिए, पाइप चाहिए, है ना, और फावड़ा वगैरह भी चाहिए। अगर कोई ऊंचा नीचा जगह आता है तो उसको बराबर समतल करते हैं। तो हर चीज़ चाहिए हमें, श्रमिक भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, श्रम भी लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस काम को देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, ये चीज़ भी एक जो है ये भी एक जो है समस्या थी। ये भी जो है विचार करना पड़ता है, इसलिए इसकी योजना बनानी पड़ती है कि पानी की देखरेख भी करना है, यानी काम की जो है काम जो हो रहा होता है, क्योंकि सिंचाई ऐसा नहीं कि अभी हो जाता है, कई बार रातों रात चलता रहता है ना। कई बार तो होता है कि बहुत सारा खेत है, कोई बोलता है मेरा भी कर दो मेरा भी कर दो, तो अगर एक जना कराने वाला हो तो रात भर उसका मशीन चलता ही रहता है। तो उसे तो देख रेख, अगर उसके घर से कोई ना कोई देख रेख के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा, है ना, कब मशीन बंद हो जाए कब क्या हो जाए, तो उसलिए वहाँ पे देख रेख करना पड़ता है। और ये तय करना होता है कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। इतना पानी है तो अगर तालाब किसका कोई से की ग्रुप में बनवाता था कि इतने जने का ये तालाब है, तो कोई किसी और के तालाब में तो नहीं कर रहा, इस तरह से भी होता था। तो उस तरह से समस्याएं जो है अभी भी गाँव में देखने को मिलती है, लेकिन कम है, पहले के मुकाबले कम है, क्योंकि अब तो उतनी खेती ही नहीं होती जिस तरह से पहले होती थी, है ना। अब तो खेती भी नॉर्मल हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादातर जो है नए शासक जो नए राजा है, नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने, जो शासक होते थे और गांव में रहने वाले लोग होते थे, इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जो है दिलचस्पी दिखाई। यानी कि ये सब चीज़ों से जो इतना देख रेख करना था, हर चीज़ संसाधन चाहिए, श्रम चाहिए, तो ये सब जो है जो शासक थे, जो उस गांव के मुखिया थे, राजा थे, वो भी इस चीज़ पे दिलचस्पी ले रहे थे, और जो वहाँ के लोग थे वो भी दिलचस्पी ले रहे थे, यानी कि चाह रहे थे कि चलो हाँ करेंगे, सब में एक जज्बा था कि हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है साथ दिया। तो सिंचाई व्यवस्था हमने पढ़ा किस तरह से है, कृषि कैसे करते थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन, तो साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से चलता था, कैसे था, वो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, ठीक है। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी, किसानों की बस्ती को क्या कहते थे, उड़। अगर उड़ आपके आता है पेपर में कि उड़ किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, किसानों की बस्तियों को, ठीक है। अब प्रशासन किस प्रकार संगठित था, हम इस जो पॉइंट में जो है इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो क्वेश्चन आ जाता है उस पर गौर करना, ठीक है। इसी चीज को हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि किसे कहते थे प्रशासन, ठीक है। अब किस प्रकार से वो संगठित नहीं कि एकजुट कैसे था। चलो, सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, यानी कि बहुत ही एक जम गया था, बहुत ही अच्छा हो गया था। तो इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। जब सब गांव वाले ने साथ में मिल करके ये सब काम किया, तो इस गांव को, ऐसे गांव को क्या कहते हैं, नाडू कहा जाता था, ठीक है। ग्राम परिषद और नाडू, ग्राम परिषद जो था और नाडू जैसे कि गांव के इस तरह के जो एक साथ मिल करके हर चीज़ करते हैं, तो उस गांव को कहा गया नाडू। तो नाडू और न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। कौन करता था, ग्राम परिषद और नाडू जो है न्याय करने और कर वसूलने का जो है ये जो है कुछ प्रशासकीय कार्य करते थे। यही सब जो है काम करते थे, कर वसूलने का और न्याय करने का, और जो है कौन कौन करता था, ग्राम परिषद और नाडू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, ठीक है। यानी कि
जो धनी किसान थे, धनी किसानों को केंद्रीय मान लिया। चोल सरकार की देखरेख में किसे, नाडू के कामकाज में जो है अच्छा खासा नियंत्रण हासिल कर लिया। ये सब में जो है अच्छा खासा नियंत्रण हासिल कर लिया। वो जितना भी खेती बाड़ी का काम हो रहा था, कृषि का और जो भी हो रहा था, इस पर जो अच्छा नियंत्रण कर लिया था चोल ने, ठीक है, चोल सरकार ने, ठीक है। तो जो है उनमें से कई जो है धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है मुवेद वेलन जो है वो क्या होता है, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो जो धनी व्यक्ति होते थे, कई जो है धनी भूस्वामी होते थे, तो चोल राजाओं के सम्मान के रूप में ये देते थे, ठीक है, रूप में जो है देते थे। तो जो है यार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी जाती थी, यानी कि इन सबको क्या बोलते थे, प्रधान बोलते थे। यानी जैसे कि गांव का एक मुखिया होता है, फिर उसका जो प्रधान होता है, उस तरह का। तुम भाई हर चीज को देख रहे हो, तो इस तरह का इसको एक नाम दे दिया। जो अलग जिसका सबसे ज्यादा भूमि था, बहुत बड़ी मात्रा में भूमि होता है, भूस्वामी होता है, उसको ये चीज को दे दिया गया, ठीक है। तो वो जो है उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। उससे एक जो है एक महत्वपूर्ण उसे जो है एक दर्जा बन गया, एक महत्वपूर्ण पद दे दिया, समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि के प्रकार। भूमि देखिए कितने प्रकार की होती है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैसे कि वे ललन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, किसान स्वामी की भूमि। और बहादे में होता है ब्राहदे में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्राहदे क्या होता है, ये जो है बताया गया है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो जो है वेलन वगाई होता है गैर जो ब्राह्मण नहीं होता है, तो किसान स्वामी की भूमि, ये सब जो है भूमि की विभिन्न कोटियां का उल्लेख यहाँ पे है। तो ब्राहदे होता है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यानी कि जो ब्राह्मणों को भूमि दे देते हैं कि तुम यहाँ पे रहो, अपना आश्रम बना करके बच्चों को गुरुकुल बना लो, वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राहदे। फिर साला भोग, जब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि देना, ठीक है। देवदान या तिरुनम टटकनी, इस नाम से इसको बोलते थे। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, देवदान और तिरुमंड टटकनिन का मतलब होता है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। मंदिर बनाने के लिए जो भूमि दी जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पल्ली चंदम, ये होता है जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। जो जैन होते हैं, जैन और बौद्ध लोग के बारे में हमने बताया था 6th क्लास के चैप्टर में बताया था कि वो सब भी क्या करते हैं, जब इसको मान लेते हैं तो उनके लिए जो है अलग अलग तरह से भूमि देकर के अलग अलग जैसे उसकी एक घर जैसा एक जो है बना दिया गया है और उसी में वो रहते हैं, तो उस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राहदे प्राप्त हुआ, ठीक है। ब्राहदे ने भूमि को देते हैं ब्राह्मणों को, ठीक है। तो ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक यहाँ पे हम परिणाम स्वरूप देखो भूमि जो है समय समय पर ब्राह्मणों को अनुदान करते थे, तो परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में जो है ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। जब उनको भूमि देते गए और वो जो है ब्राह्मणों को देते गए, वो जो है वहाँ पे रहने लगे, तो बहुत सारे जो है ब्राह्मणों को ही भूमि चली गई, बहुत सारी भूमि दिया और जो है बस्तियां जो है अस्तित्व में आ गई। नहीं, एक जाना माना हो गया, अस्तित्व में आ गया कि ये ब्राह्मणों का टोली, ये गांव है। इस तरह का होता है ना, उस तरह से एक अस्तित्व आना है, उसका कुछ अस्तित्व हो, तो इस तरह से कुछ हो गया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामों की एक सभा द्वारा की जाती थी। सबकी जो है देखरेख किसके द्वारा? एक भूस्वामों की, सबकी भूस्वामी की और ब्राह्मण की देखरेख जो है एक वो रखते थे, सभा द्वारा जो है की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी, कुशलता पूर्वक जो है बहुत अच्छे से जो है ये सभाएं काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रांतः, यानी कि देखो वो जो है जो सभा होती थी तो इसमें जो है उसमें सभाओं में ये किया जाता था कि इसके लिए ये काम करेंगे, इसके लिए ये करना, इसके लिए ये करना है। तो उस तरह से सब लोग जो है उस तरह से उसकी सहायता भी करते थे और इस काम को करते भी थे। ठीक है, इस तरह से करते थे। तो जो है इनके निर्माण में शिलालेखों में जो बनाई गई थी मूर्ति वगैरह, उसमें चित्रकारी किया गया था। तो शिलालेख तो जो है मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर, मंदिर की जो पत्थर की दीवारें थे उस पर जो है ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे, यानी कुछ लिखा जाता था। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर जो है शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे, यानी कि ये सब जो है वहाँ पे इस तरह के काम होते थे। और नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी, एक व्यापारी था नगरम नाम का, तो व्यापारियों के संग, उस व्यापारी वहाँ पे व्यापारियों का एक संघ भी अक्सर शहर में जो है प्रशासनिक कार्य संपादित करते हैं, यानी कि जो प्रशासन का कार्य होता है उसको संपन्न करते थे। एक व्यापारी का जो संघ था वो करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है, यानी कि तमिलनाडु के जो है चिंगलपुट जिला है, उत्तर मेरूर से प्राप्त जो है एक अभिलेख मिला है। अभिलेख में जो है इस बात का जो है अच्छे से बताया गया है, वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण की सभा का संगठन कैसा था, यानी कि ब्राह्मणों का संगठन कैसे होता था। ठीक है, अब हमने उसे संघ के बारे में पढ़ा, सभा के बारे में, तो अब जो है संगठन की बात हो रही, तो संगठन कैसा था उस जो है अभिलेख में लिखा हुआ था, उस अभिलेख में बहुत अच्छे से बताया गया था। तो सिंचाई के कामकाज, ठीक है, उसमें सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। ठीक है, बहुत सारी समितियां होती थी इसकी देखरेख के लिए, मंदिरों की सिंचाई के लिए, कामकाज जो है बाग बगीचे उसके लिए जो है अच्छे से देखरेख के लिए जो समितियां होती थी। तो इनमें जो है सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, जो लोग मतलब उस सदस्य के लिए योग्य होते थे वहाँ पे काम करने के लिए संघ में, तो उनके नाम जो है तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। ठीक है, एक जो छोटा सा पत्ता ऐसे काट लेते थे और उस पर उसका जो है नाम लिखे जाते थे। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसमें? मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यानी कि अब देखो इसके लिए बताती हूँ कि उसमें जो है काम करने के लिए जो भी एक संघ बनाया गया था, ब्राह्मण के उसमें जो काम करेगा, हर चीज़ की देखरेख करेगा, बाग बगीचे की, सिंचाई की, हर काम काज की, तो उसके चुनाव कैसे होते थे? कई सारे जो उसके योग्य होते थे तो पहले जो है बहुत सारे लोगों का नाम लिख करके एक मिट्टी के मटके में, मिट्टी के घड़े में डाल देते थे, मिट्टी के बर्तन में, और छोटे बच्चे से उसमें से एक निकलवाया जाता था, जिसका नाम होगा तो वही इसके योग्य होगा। इस तरह से होते थे। ठीक है, चलिए अब हमारा है ये कुछ टॉपिक है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अब थोड़ा सा ही बचा है, इसको जो है क्लियर कर ही लेते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री। ठीक है, अभिलेख और लिखित सामग्री क्या क्या है, अभिलेख और लिखित सामग्री क्या क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उत्तर मैरूर अभिलेख के अनुसार सभा की जो सदस्यता थी, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। ठीक है,
जो जिसकी इच्छा करती थी कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, तो उसके लिए क्या होता था, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था वहाँ का उसको बना दिया जाता था। ठीक है, और ऐसे लोगों जो भूमि का स्वामी होना चाहिए, जो ऐसे होते हैं जो जिनको सभा में सदस्यता बनना होता है उसको। तो यहाँ पे क्या, उसके पास जो है अपना, यानी कि जहाँ से भू वसूला जाता था, यानी कि जो वसूला जाता था कर, उस वो होना चाहिए, और उसके पास जो अपना घर होना चाहिए, और उसकी जो उम्र है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। यानी एक अच्छी उसमें योग्य के लिए, ब्राह्मणों को उसमें काम करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या क्या चाहिए थी वो सब चीज़ें लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उम्र बताया गया है, और हर चीज़ें, घर होना चाहिए अपना, है, और जो है उन्हें जो है वेदों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के उसमें रहेंगे तो सिंपल सी बात है, होना चाहिए, है ना। मतलब कि देखो हर जगह जो है कंपटीशन था, उस समय भी था, है ना, कम या ज़्यादा बस, बट था ऐसा था। ठीक है, उन्हें जो है प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार तो हर चीज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। वो भी है, अगर वो किसी और समिति का सदस्य होगा तो उसको इस समिति का सदस्य नहीं बना सकता, इसमें लेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये भी था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था, तो जानने का मन करता है। तो 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियात पूर्णम से एक उदाहरण है। इसे एक बार देख लेते हैं किस तरह का वहाँ का जीवन था, लेडीज और जेंट्स का। तो अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। ठीक है, यानी कि एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठी समाज के बाहर मानते थे, जिसको क्या मानते थे, समाज के बाहर है, ये हमारे जो छोटे जात के होते हैं उस तरह से कुछ। ठीक है, तो लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पैसों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। तो चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। तो गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे काले रंग के कंगन, छोटे पिल्लों को उठाए फिर उछलते चल रहे थे। और मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को कमरे की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। तो लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलैयार, यानी कि पुलाया का बहुवचन है ये, पुलैयार। तो उसके क्या हुआ, पुलैयार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी। ठीक है, तो धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। यानी कि ये सब जो है वहाँ की थोड़ी सी वातावरण को लेकर के हर चीज़ बताया कि किस तरह से वहाँ पे था, और कुछ खास नहीं, बस ऐसी नॉलेज के लिए था ये। ठीक है, देखो आपके लिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन टाइप का है। क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें।
आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, बताओ। क्योंकि ये जो हो सकता है कि ये छोटे जात के थे, समाज से बाहर था, शायद इसलिए, है ना। लेकिन हमें तो यहाँ पे बताया गया है, तो इसलिए जो है उसको जो है नहीं गिना जाता होगा। जैसे कि अभी भी मान लो, तो जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं, जिसको जानते हैं, जो फेम है, उसकी तो बहुत रिस्पेक्ट है ना, इज्जत करते हैं, हर कोई जानता है, उसकी फ़ोटो भी होती है, सब लेते भी हैं। लेकिन हम सबको कौन जानता है, कुछ लोग हैं जो किसी को कोई नहीं जानता, है ना। तो बस यही वजह उस समय भी हुआ होगा, है ना। कोई भी चीज़ है ना, तो आप परेशान ना हुआ करें कि क्वेश्चन किस तरह का हमारे सामने आ गया। क्योंकि देखो, जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो हमारे सामने ऐसे ही क्वेश्चन आएगी। हम पढ़ के कुछ तो जाते हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन कुछ और आता है। आपने हमेशा देखा होगा, जो आप पढ़ के जाते हो, क्या डिट्टो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है? बिल्कुल नहीं, वो अलग ही लगता है देखने में, लेकिन हमें पढ़ा होता है हमने, तो उसको जो है ऐड करके उसमें जो है हम आंसर को फिल करते हैं। नहीं तो क्या हो, हमारा जो है क्वेश्चन भी छूट जाए, है ना। तो इस तरह से मतलब जब कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको कहानी को पढ़ लिया हो तो अभी के टाइम से भी रिलेट कर लिया करो कि क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पे, जैसा यहाँ पे है। यानी कि सब क्वेश्चन में, क्योंकि उस समय से अभी जो है बहुत डिफरेंट है लाइफ में हमारी, है ना। पहले का लाइफ हमारे लिए अगर अभी हो जाए तो बहुत मुश्किल है जीना। बताओ लोग किस तरह से जीते थे, खाने के लिए तरसते थे कि अभी खाया, शाम में खाया तो सुबह क्या खाएंगे, रात में खाया तो दिन दोपहर में खाएंगे, मतलब सोचना पड़ता था उनको। इस तरह का हाल था। तो अभी तो बस शुक्र है हमारा जो है सब कुछ ठीक है। आराम से हम घर में बैठ के अनाज पानी जो है हमारा हर चीज़ खा पी रहे हैं मज़े से, ठीक है। तो बस इतना ही था आज हमारा चैप्टर। और जो है अब थर्ड चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तो ये जो है सेकंड पार्ट है आपका, तो इसे जो है आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और चीज़ों को अच्छे से समझना है, ताकि जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। और कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताएं कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से मैंने आपको एक एक करके पढ़ाया है तो नहीं समझ में आना चाहिए। और रही बात वर्ड मीनिंग की, अगर मुझसे छूट जाता है तो आप जो है वर्ड मीनिंग गूगल पे सर्च मार के इसके जो है निकाल सकते हो। थोड़ी सी आप भी मेहनत करो, ठीक है। इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत जो है आप भी करो, और अच्छे से पेपर की तैयारी करो, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए, अभी के लिए बस इतना ही।